हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एसपीटी बुक के माध्यम से आज हमारा ये 8वां पेज है और 8वां क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण, पारिस्थितिकी और प्रदूषण के बारे में हम पढ़ेंगे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है वो कहलाता है। तो वो दोस्तों पर्यावरण कहलाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीवों को जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है पर्यावरण कहलाता है। प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुआ था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुआ था। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हुआ था। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कहाँ हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कहाँ हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। मॉन्ट्रियल है कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो दोस्तों फ्रिज में डाली जाती है। ओजोन परत को नष्ट करता है CFC, इसका फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 ईस्वी के ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्योटो सम्मेलन हुआ था 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था 2005 में। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था 2005 में। क्योटो सम्मेलन संबंधित है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से। क्योटो सम्मेलन जो है वो किससे संबंधित है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से संबंधित है। विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। पृथ्वी का औसत तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कार्बन डाइऑक्साइड है। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि क्या कहलाता है? हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? ग्रीन हाउस गैसें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फॉरियर ने 1824 ईस्वी में की थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन 1985 ईस्वी में भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत लागू किया था। यह 1986 में किया था। इसका जो पर्यावरण वन मंत्रालय का गठन 1985 में हो गया था, लेकिन ये लागू 1986 में हुआ था दोस्तों। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ग्रीन पीस एम्स्टर्डम है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय वन नीति कौन लाया था? 1988 ईस्वी में राष्ट्रीय वन नीति लाया गया था। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004 में हुई थी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का स्थापना 2010 में हुआ था। विश्व नम भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व नम भूमि दिवस 2 फरवरी को। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। रेड डाटा बुक संबंधित है विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से। रेड डाटा जो बुक है संबंधित है विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से। उसके बाद दोस्तों भारत की पारिस्थितिकी को कुछ पढ़ते हैं हम। तो जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग रीटर ने 1865 में, अर्नेस्ट हैकल ने 1869 ईस्वी में किया था। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी है ये जो महासागर है, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी महासागर है। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली जुली इकाई पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग AG टांसले ने 1935 ईस्वी में किया था। परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य प्रकाश, पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई परितंत्र कहलाता है। परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य प्रकाश है तथा पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई पारितंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र 2 घटकों का बना होता है। पारिस्थितिकी तंत्र 2 घटकों का बना होता है, जैविक घटक एवं अजैविक घटक। जैविक घटक के 3 भागों में विभक्त किया गया है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले घटक कहलाते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ता। वे जीव जो हरे पौधे को खाते हैं कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे बकरी, गाय, भैंस। प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव द्वितीयक कहलाते हैं, जैसे कि द्वितीयक उपभोक्ता जैसे भेड़िया, मोर, लोमड़ी, ये सब द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाएंगे। और द्वितीयक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव जो कहलाते हैं तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। बाघ, शेर, चीता, ये सब तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं।
अजैविक घटक को दो भागों में विभक्त किया गया है, कार्बनिक एवं अकार्बनिक। कार्बनिक अजैविक घटक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा। अकार्बनिक अजैविक घटक मृदा, जल, वायु एवं खनिज है। अकार्बनिक अजैविक घटक अपघटक होते हैं कवक एवं जीवाणु। सफाई कर्मचारी कहलाते हैं अपघटक। एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्वों का ऊर्जा रूपांतरण कहलाता है खाद्य श्रृंखला। एक दोस्तों पोषक तत्वों का ऊर्जा का रूपांतरण, एक जीवों द्वारा दूसरे जीवों के खाए जाने वाले पोषक तत्वों का ऊर्जा का रूपांतरण, इसी को खाद्य श्रृंखला फूड चेन कहते हैं। खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से मिलकर। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता मानव है। किसी पारितंत्र, मानव जो है दोस्तों घास फूस भी खा लेता है और नॉनवेज भेज दोनों होता है, इसलिए मानव जो है प्राथमिक और द्वितीयक दोनों है। किसी परितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है ऊर्जा पिरामिड का। ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है सीधा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र। अब दोस्तों प्रदूषण के बारे में पढ़ते हैं, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। वायु, जल या भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक है उसी को प्रदूषण कहते हैं। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक पर जैविक। जो मानव द्वारा बनाया जा रहा है पर्यावरणीय प्रदूषण किया जा रहा है उसको एंथ्रोपोजेनिक पर जैविक कहा जाता है। जैव विघटित प्रदूषक वाहित मल। वायु प्रदूषक सीसा से प्रभावित अंग उदर है। तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है सीसा से। एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग फेफड़ा है। एस्बेस्टस जो कारखानों में बनता है उससे जो धूल है तो फेफड़ा है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि एस्बेस्टस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो दोस्तों फेफड़ा होता है। पारा प्रभावित करता है मस्तिष्क को। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है रक्त धाराओं को। कार्बन मोनोऑक्साइड जो दोस्तों होता है, इससे जो रक्त धारा होते हैं इनको प्रॉब्लम होता है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले जो हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन का मोनोऑक्साइड से अफेयर है, एक तरह से समझ लो आप कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और मोनोऑक्साइड पहचानने का काम हीमोग्लोबिन करता है। और हीमोग्लोबिन दोस्तों ऐसा है कि ऑक्सीजन से ज़्यादा मोनोऑक्साइड को चाहता है, जिसके कारण वो जब मोनोऑक्साइड आता है अगर वायु में श्वास के द्वारा, तो फिर वो ऑक्सीजन को ले जाना छोड़ देता है और मोनोऑक्साइड को शरीर में मतलब लेके घूमने लगता है, जिसके कारण प्रॉब्लम होता है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक है। जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड की। मनुष्य में रक्त दाब बढ़ाकर दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है। वायु प्रदूषक कैडमियम जो होता है यह रक्त दाब बढ़ाकर दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए किया जाता है। पीएम तथा एसपीएम संबंधित है प्रदूषण से। पीएम तथा एसपीएम पीएम का तात्पर्य पार्टिकुलर मैटर है और एसपीएम का फुल फॉर्म जो है दोस्तों सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर है। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड है वायु प्रदूषक। सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड वायु प्रदूषक है ये। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मिनीमाता रोग होता है पारायुक्त जल से। मिनीमाता रोग सबसे पहले जापान में हुआ था। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली में स्थित है। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 ईस्वी में बना था। वाहनों से निकलने वाले धुआं में पाया जाता है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा पाया जाता है वाहनों से निकलने वाले धुआं में। कारखानों से निकलने वाली धुआं में मुख्य रूप से पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कारखानों से निकलने वाली धुआं में पाया जाता है। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड का मिश्रण है। अम्ल वर्षा मिश्रण है सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड SO2 एवं NO का मिश्रण है। अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। DDT क्या होता है दोस्तों? अजैव अपघटनीय प्रदूषक। इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनाइल टेट्राक्लोरोइथेन। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। और चावल के खेतों से निकलने वाला प्रदूषक मीथेन कहलाता है। चावल के खेतों से निकलने वाला प्रदूषक मीथेन कहलाता है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।